हेलो दोस्तों, मैं आजीविका में लेके आ गई हूँ आपके लिए आगे का पार्ट, जो कि आज हमारा टॉपिक है मिश्रित पशु आहार। देखो, अब हम देखते हैं मिश्रित पशु आहार क्या होता है। मिश्रित पशु आहार ना विभिन्न खाद्य सामग्रियों को उपयुक्त अनुपात में मिलाकर बनाया गया एक मिश्रण है। मिश्रित पशु आहार मुख्यतः अनाज, चोकर, खलियाँ, दाल, चुनिया, कृषि औद्योगिकी सह उत्पादकों, खनिज पदार्थों और विटामिनों से मिलकर बनता है। यह पशुओं को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराने का सस्ता स्रोत है। यह चूरा, गोलियों, मुरमुरा या घनाकार आदि के रूप में हो सकता है। ठीक है। मिश्रित पशु आहार बछड़े, बछड़ों, बछियों के लिए, वयस्क पशुओं के लिए, सूखे दुधारू एवं गाभिन पशुओं के लिए संतुलित संतुलित तथा स्वादिष्ट पोषक आहार का कार्य करता है। इसे निर्धारित मात्रा में बुनियादी आहार के साथ नियमित प्रयोग करने से दुग्ध उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है एवं किसानों की शुद्ध आय को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन की जो लागत है ना, उसको कम किया जा सकता है अच्छा खाना देके, और उनके शुद्ध आय को बढ़ाया जा सकता है किसानों की। मिश्रित पशु आहार की मात्रा निम्न प्रकार से तय की जा सकती है। देखो, अब गाय के लिए कैसा है और भैंस के लिए क्या है। देखो, गायों का वेट जो है ना, वो भैंसों से कम होता है। तो जैसे गाय का वेट मान लो मैक्सिमम 400 किलो है और भैंस के लिए 500 किलो है। तो भरण पोषण के लिए अगर हमको देना हो तो 1.5 से 2 किलोग्राम देना होगा भरण पोषण के लिए गाय को, 1.5 से 2 किलो। ठीक है, और भैंस को ना आधा किलो ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे 2 से 2.5 किलो देना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 2.5 किलोग्राम देना पड़ेगा, मतलब एक मान लो 1 किलो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1.5 से 2 किलो और वहाँ पे 2 से 2.5 किलो देना पड़ता है। ठीक है, 400 किलोग्राम क्योंकि गाय का वजन है और भैंस का वजन 500 किलोग्राम है। दुग्ध उत्पादन के लिए ना प्रति लीटर ना, जैसे अगर हम वो बच्चा दिए हैं तो दुग्ध उत्पादन के लिए हमको 400 ग्राम देना पड़ेगा प्रति लीटर। ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए मिश्रित पशु आहार जो 400 ग्राम देना पड़ेगा। ठीक है, और भैंस के लिए ना, क्योंकि उनका देखो 500 किलोग्राम और 500 इनका ग्राम दुग्ध उत्पादन के लिए इनको 1 लीटर तुमको दूध चाहिए तो उसके लिए 500 ग्राम देना पड़ेगा। लेकिन क्या गाय और भैंस सिर्फ 1 लीटर ही दूध देगी? अगर ज़्यादा कम हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो 500 किलोग्राम अगर वेट है तो 500 ग्राम उनको प्रोटीन देना पड़ेगा, मतलब खाना देना पड़ेगा। और ना दुग्ध उत्पादन के लिए गाय को 400 ग्राम और भरण पोषण के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम। ठीक है, और भैंस के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम। गर्भावस्था के लिए ना, अगर गर्भावस्था है ना, तो 2 किलोग्राम देना पड़ेगा अंतिम 2 महीनों में। ठीक है, तो लास्ट के 2 महीने में पोषण आहार थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है ना, तो आपको 2 किलोग्राम देना पड़ेगा। ठीक है, वो 1.5 से 2 किलोग्राम नहीं चलेगा, 2 किलोग्राम देना पड़ेगा, है ना। और भैंसों के लिए ना वो 2 से 2.5 किलोग्राम ही, जैसे पहले जो दे रहे थे वो ही चल जाएगा भैंस को, लेकिन गैया के लिए बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 किलोग्राम अंतिम 2 महीनों में, और भैंस के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में दुधारू पशुओं के लिए केवल 2 प्रकार टाइप 1 और टाइप 2 के मिश्रित पशु आहार बनाए जा रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 के मिश्रित पशु आहार बनाए जा रहे हैं। दूध उत्पादन में वृद्धि, विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता एवं किसानों की पसंद को ध्यान में रखते हुए इस समय कई प्रकार के मिश्रित पशु आहार बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड विभिन्न प्रकार के मिश्रित पशु आहारों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि बछड़ों, बछियों के लिए दाना, है ना, काफ स्टार्टर। ठीक है, दाना बछड़े बछड़ों के लिए दाना, बढ़ते बछड़ों बछियों के लिए, मतलब जो ग्रो कर रहे हैं, कार्ब ग्रोथ मील। ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं के लिए, कम दूध देने वाले पशुओं के लिए, भैंसों के लिए तथा सूखे गर्भावस्था वाले पशुओं के लिए अलग अलग प्रकार का पशु आहार बनाया जा रहा है। कहाँ पे क्या क्या देना चाहिए। ठीक है, तो बछड़ा बछड़ियों के लिए अलग है, जो ग्रो कर रहे हैं उनके लिए अलग है, ज़्यादा दूध देने वाले के लिए अलग है, कम दूध देने वाले के लिए अलग है, और भैंसों के लिए तथा सूखे गर्भावस्था वाले पशुओं के लिए अलग अलग प्रकार का पशु आहार बनाना। एनडीडीबी कच्चे माल और तैयार खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के बारे में दिशा निर्देश प्रदान करके सहकारी पशु आहार संयंत्रों को अपनी सेवाएं देती हैं। पशु आहार संयंत्रों को कम लागत में पशु आहार बनाने, खरीद, विनिर्देशन एवं पशु आहार में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, तैयार
माल और खनिज मिश्रण के परीक्षण पद्धति पर भी सहायता की जाती है। ठीक है, तो पशु आहार संयंत्रों को कम लागत में पशु आहार बनाने, खरीद भी निर्देशन एवं पशु आहार में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, तैयार माल और खनिज मिश्रण के परीक्षण पद्धति पर भी सहायता की जाती है। भारत में पशु आहार के स्वरूप क्या क्या हैं? तो भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। तो वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो ज़्यादा है। तो यहाँ दुनिया के 1.43 अरब लोग निवास करते हैं। अब पॉपुलेशन 1.43 हो गई है। ऐसे में बढ़ती हुई दूध की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, एक अच्छी नस्ल के पशु और दूसरा पौष्टिक आहार। ठीक है, अच्छे नस्ल की पशु और दूसरा पौष्टिक आहार, ये अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। तो पशु आहार के दो प्रकार हैं, एक पहला है चारा और एक पशुदाना होता है। चारा नॉर्मली घास फूस होगा और पशु का जो दाना होगा वो खली वली वगैरह होगा, जिसमें वो प्रोटीन मिलेगा उसको। तो चारा क्या होता है? पशुओं के आहार में चारे का होना अत्यंत आवश्यक है। दुधारू पशुओं में रुमेन के सुचारू रूप से काम करने एवं दूध में सामान्य वसा प्रतिशत बनाए रखने में चारे का विशेष महत्व है। ठीक है, दुधारू पशुओं से अधिक उत्पादन के लिए चारा अधिक से अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। ठीक है, चारा अधिक से अधिक मात्रा में खिलाना चाहिए। नमी के आधार पर दो प्रकार के चारे होते हैं, सूखा चारा और हरा चारा। ठीक है, तो चारा सूखा भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है। और दुधारू पशु में रुमेन जिससे दूध होता है, मतलब वो एक हार्मोन है। ठीक है, तो रुमेन की सुचारू रूप से काम करने और दूध में सामान्य प्रतिशत बनाए रखने में चारे का विशेष महत्व होता है ना। और उसके अकॉर्डिंग उसको खिलाया जाता है। चारा दो टाइप का होता है, सूखा चारा और हरा चारा। हरा चारा क्या होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। 15 से 80% तक जिसमें पानी है वो हरा चारा होता है। ठीक है, कितना? 15 से 80% तक पानी है वो हरा चारा होता है। और हरे चारे में विटामिन की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, विटामिन की मात्रा भी अधिक होती है। हरे चारे में रेशा, कण, प्रोटीन अधिक होता है, सब चीज़ इसमें अधिक होता है। और इसमें सभी दलहनी एवं गैर दलहनी चारा, घास, पेड़ के पत्ते, ये सब आते हैं इसमें। 80% तक पानी होता है हरे चारे में। विटामिन की मात्रा भी अधिक होती है और हरे चारे में रेशा कम, प्रोटीन अधिक होता है। इसमें सभी दलहनी एवं गैर दलहनी चारा, घास, पेड़ के पत्ते, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद में आता है उगाए हुए। तो उगाए हुए क्या होंगे? जिसको उगाया जाता है तो दलहनी हो सकता है या अदलहनी हो सकता है ना। तो दलहनी में क्या हो सकता है? सोयाबीन, लोबिया, बरसीम, ये सब दलहनी होता है। और उगाए हुए होते हैं, सब हम लोग उगाते हैं। अदलहनी में क्या हो सकता है? जो हम लोग हरा चारा जो उगाते हैं, तो धान हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, जई हो सकता है, ज्वार, घास, मक्का, नेपियर, गिनी, जौ, ये सब हो जा सकते हैं जिसमें दाल नहीं है और उगाए हुए हैं। ठीक है, दलहनी में कौन आएगा? सोयाबीन, लोबिया, बरसीम। और अदलहनी में क्या होगा? धान, गेहूँ, जई, ज्वार, घास, मक्का, नेपियर, गिनी और जौ। बिना उगाए हुए हैं तो क्या होगा? ये सब गीला चारा में ही आते हैं। ठीक है, तो बिना उगाए चारागाह जैसे कि पेड़ों की पत्तियाँ, पीपल, बेल, गूलर, सुबबूल, ये सब आ सकते हैं। और उसके झाड़ियों में आ सकते हैं झरबेरी, पीपल, बेल, बबूल, ये सब हरा चारा ही होता है और ये बिना उगाए उगते हैं। ठीक है, उसके अंदर सूखा चारा क्या होता है? सूखा चारा में जल की मात्रा 15% से कम होता है। कितना होता है? 15% से कम होता है। सूखे चारे में हरे चारे की अपेक्षा कम पोषक तत्व होते हैं। सूखा चारा में जल की मात्रा 15% से कम रहता है। यह दो तरह से बनाया जा सकता है। पहले बात तो भूसा से, अनाज का भूसा जैसे गेहूँ और जौ का भूसा। ठीक है, गेहूँ और जौ का भूसा और दलदली भूसा, दलहनी भूसा। दलहनी भूसे में क्या होता है? अरहर, उड़द, मूंग भूसा, ये सब होता है। क्या क्या होता है? अरहर, उड़द, मूंग भूसा होता है, ये दलहनी भूसा होता है। और सूखी घास में देखो भूसा तो अलग टाइप का हुआ, गेहूँ और जौ, और दलहनी वाला भूसा हो गया। फिर उसके अंदर घास में आ जाएगा दलहनी सूखी घास। ठीक है, तो सूखी घास जो है ना, बरसीम का सूखी घास हो सकता है। और दलहनी सूखी घास में ना नेपियर का भी घास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सूखा चारा कंप्लीट हो जाता है। पशु दाना क्या होता है? पशु दाना वह मिश्रण है जिसमें दो या अधिक भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, दो या अधिक भोज्य पदार्थ होते हैं। हरे चारे और पोषक तत्व भी चारे की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, पशु दाना में
पोषक तत्व भी हरे चारे की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ये विभिन्न सुपाच्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और हरे चारे की तुलना में ये अधिक महंगा होता है। पशु का जो दाना आता है वो अधिक महंगा होता है। इसे पशु आहार केंद्रों के माध्यम से खरीदा जाता है पशु दाना। ठीक है, तो ये ना पशु दाना वह मिश्रण है जिसमें 2 या अधिक भोज्य पदार्थ होते हैं और पोषक तत्व भी चारे की अपेक्षा अधिक होते हैं और ये विभिन्न सुपाच्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, मतलब ये जल्दी पच जाते हैं और हरे चारे की तुलना में ये अधिक महंगा होता है और इसे पशु आहार केंद्रों के माध्यम से खरीदा जाता है। पशु दाना में शामिल क्या क्या होता है, तो खली, सरसों, सोयाबीन, अलसी, कपास, ये सब दाने में मिश्रण होता है। मक्का हो सकता है, ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है, चना, अरहर, मसूर, चने का छिलका, उड़द, मूंग, ये सब होता है। धान का चोकर, कोढ़ा, कनकी, नमक, मूंगफली, सोयाबीन, खली, खनिज का मिश्रण, ये सब ना पशु के दानों में होता है और इसको ख़रीदा जाता है। कई बार घर में ही बना सकते हैं अगर है आपके पास ये सब चीज़ तो, बट मैक्सिमम ख़रीदा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो भी प्रोटीन की जो चीज़ है ना, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वही सब इनके लिए भी है और साथ ही साथ में इनको छिलका दिया जाता है ना। हमको छिलका पचता नहीं है, इनको छिलका दे दिया जाता है। धान का चोकर, कोढ़ा, कनकी, नमक, है ना। संतुलित पशु दाना में शामिल प्रमुख घटक क्या क्या हैं, तो विभिन्न पोषक तत्वों की प्रचुरता के आधार पर, है ना। तो देखो प्रोटीन का स्रोत क्या होता है, प्रोटीन का स्रोत ना विभिन्न प्रकार की खली हो सकता है, मूंगफली, बिनौला, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, मछली का चूर्ण, मीट, चूर्ण, ये सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं ना। जो पता है, मूंगफली, बिनौला, सोयाबीन, सरसों, सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और सूर्यमुखी, अलसी, जो मछली का चूर्ण है वो, और मीट चूर्ण है, वो सब प्रोटीन के स्रोत होते हैं। ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, मुख्यतः सभी अनाज जैसे गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, जई, चावल की पॉलिश, ज्वार एवं शीरा, ये सब ना ऊर्जा के स्रोत होते हैं। खनिज मिश्रण क्या होता है, तो मिनरल मिक्सचर, हर्बल पोषक तत्व, डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्साइट पाउडर, साधारण नमक, विटामिन ए तथा डी, इनमें हमें कैल्शियम, फास्फोरस, तांबा, लोहा, जस्ता आदि कई महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं खनिज मिश्रण में, मिनरल मिक्सचर, हर्बल पोषक तत्व, डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्साइट पाउडर, साधारण नमक, विटामिन ए तथा डी, इसमें हमें कैल्शियम, फास्फोरस, तांबा, लोहा, जस्ता आदि कई महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं। और फिर वृद्धि करने के लिए कौन कौन सा आहार दिया जा सकता है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक एवं हार्मोन, ये सब दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताती हूँ ना। धान का जो पैरा होता है ना, उसमें ऑक्सजेल होता है, ऑक्जेल। ठीक है, ऑक्जेल होता है धान का पैरा। अब ज़्यादा धान का पैरा दे दिया जाएगा ना, तो उसमें ना पथरी होने का चांसेस रहता है। ठीक है, पथरी होने का चांसेस रहता है। तो उसमें क्या कर लेते हैं, यूरिया मिलाते हैं उस पैरे में, तो जिससे वो ऑक्जेल ना नहीं हो पाता, मतलब अच्छे से नहीं बन पाता, है ना। तो वो क्या होता है, पथरी होने की संभावना जानवरों को नहीं रहती। तो धान का पैरा ऐसे नॉर्मली नहीं देना चाहिए, है ना। अब देखो जो अजोला होता है ना, अजोला क्या होता है, जो पानी होता है उसमें कीचड़ टाइप का जो ऊपर में नहीं होता, उगता है, ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है पानी के ऊपर, है ना। तो वो एकदम लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है, एकदम लिक्विड होता है, उसमें पैर पड़े तो इंसान फिसल जाए, वैसा टाइप का। तो अजोला ना पानी में पाया जाता है और नील हरे शैवाल होता है वो, और ना ये ना प्रोटीन बनाने में बहुत सहायक होता है अजोला। ठीक है, प्रोटीन बनाने में बहुत सहायक होता है। और ना जैसे कि हम खाना देते हैं ना जानवरों को, तो वो हार्ड रहता है, पैरा, भूसा, ये सब हार्ड रहता है, तो उनको ना दिक्कत होता है, कसैला होता है, ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, है ना। तो वो अजोला को ना उनके खाना में मिला दिया जाए ना, तो उनसे लिग्निन जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। लिग्निन मतलब वो जो लिक्विड है वो अच्छा थोड़ा हो जाता है, और वो कसेला नहीं रहता, मतलब खाने में भी उनको टेस्टी लगता है और वो थोड़ा लिक्विड हो जाता है। दुधारू पशु को अगर हम लोग अजोला खिलाते हैं ना, तो उसमें 1.5 से 2 किलो तक हम लोग खिला सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि 15 से 20% ना वो दूध ज़्यादा देगी, अगर 1.5 से 2 किलो खिलाएंगे तो। ठीक है, तो 15 से 20% दूध ज़्यादा देगी, तो इसलिए अजोला इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विविध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960,
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अनावश्यक सजा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति को रोकना है। ठीक है, जानवरों में के साथ जो दिक्कत होता है ना, जो उनके साथ अत्याचार होता है, उसको रोकना है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करता है ना। तो इसकी अधिनियम की जो धारा 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया की स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, एनिमल वेलफेयर ऑफ इंडिया की स्थापना 62 में की गई थी। ठीक है, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत ना 22 तारीख 3रा महीना 2016 को ना छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड गठन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय रायपुर में है। ठीक है, 2016 को हुआ, इसी के तहत हुआ था। इस बोर्ड का मुख्यालय वल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? वल्लभगढ़ हरियाणा में अवस्थित है। इससे पूर्व इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में अवस्थित था। अधिनियम जानवरों के साथ हुए क्रूरता और हत्या के विभिन्न रूपों की चर्चा करता है। अगर जानवरों के साथ किसी भी प्रकार की क्रूरता की घटना घटित होती है तो यह अधिनियम राहत प्रदान करता है। ठीक है, क्रूरता की घटना होती है तो राहत प्रदान करता है। वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु जानवरों के इस्तेमाल करने से संबंधित दिशा निर्देश ये जारी करता है, और इस अधिनियम के तहत प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले जानवरों और उनके विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों से संबंधित प्रावधान को शामिल इसमें किया गया है। इस अधिनियम के तहत ना अगर मुकदमा दायर होता है तो 3 माह की, इसमें मुकदमा अगर दायर करना है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो 3 माह के अंदर आपको मुकदमा दायर करना होगा, और उक्त अवधि के बाद ना वादी या अभियोजक, ठीक है, पर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो वादी जो होगा उस पर 3 महीने के बाद कोई प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, देखो एक कुछ और इम्पोर्टेंट डेट बता देती हूँ। 3/3/2003। ठीक है, इस समय ना छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन हुआ। का छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का गठन हुआ है 3/3/2003 को। ठीक है, और देखो बेमेतरा का जो झालम ग्राम जो है ना, बेमेतरा का, वो ना 2013 में आदर्श ग्राम या आदर्श गौशाला ये बना है। ठीक है, और मैंने आपको पढ़ाया था गोकुल धाम, तो गोकुल धाम भी बेमेतरा में बना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।